बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल से। प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भी द्वितीय सेमेस्टर के नए सिलेबस के बारे में चर्चा करने का प्रयास करूंगा। नवीनतम शिक्षा नीति जो आई है आपकी 2020 में, उसके अनुसार जो आपकी सेमेस्टर परीक्षा के तहत अब आपके पेपर हो रहे हैं। आप लोगों ने प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दी है, उम्मीद है कि आपके अच्छे अंक आएंगे और आपके पेपर में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे क्या, लगभग आपकी यूनिवर्सिटी चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय से हो, सभी विश्वविद्यालयों के लिए हमने सिलेबस आपके समक्ष डिस्कस किया था। उसके साथ ही साथ मॉडल पेपर 4-5 हमने दे दिए थे और कुछ चैप्टर वाइज वीडियो भी दिए थे। इसके माध्यम से आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से और पढ़ा और उसके बाद में आपके अच्छे अंक आएंगे, ये उम्मीद है। और आप लोगों के पेपर में बहुत सारे प्रश्न, क्या लगभग सारे के सारे प्रश्न ऐसे थे जो कि मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से आए हुए थे, तो आप लोग उसको पहले जाकर के चेक कर सकते हो और विश्वास के साथ आप द्वितीय सेमेस्टर में अच्छे तरीके से अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हो। इसी श्रृंखला में अगर होगा तो मैं कोर्स लॉन्च करवाऊंगा आपके चैनल पर, यानी कि आप देखेंगे कि जो है शुक्ला स्टडी पॉइंट जो ऐप है वो ऑलरेडी है आपके लिए, उस पर अभी कार्य नहीं चल रहा है लेकिन जल्द ही उस पर कार्य चलेगा। तो उस पर हो सकता है आपका चैप्टर वाइज पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च किया जाए, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इन सभी का, हिंदी साहित्य का। तो इन सभी का कोर्स मैं लॉन्च करने का प्रयास कर रहा हूं और जल्द ही आपके समक्ष कोर्स लॉन्च होगा। और इसी के साथ ही साथ जो है आपको YouTube चैनल के माध्यम से विस्तार से जानकारी देने का प्रयास रहेगा मेरा। तो अब जो है आपके सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस भी प्रारंभ होगी, तो आप परेशान ना हो उसको लेकर के। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे आप लोगों के लिए, उन सभी चीजों को देखने के बाद में ही हमने सोचा नहीं, अब सेकंड सेमेस्टर की तैयारी आपकी करवानी जरूरी है। इस समय एक्चुअली में सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के पेपर चल रहे थे, इसीलिए उसमें फंसे हुए थे। अभी पेपर चल रहे हैं तो उनमें भी थोड़ा बिजी रहना पड़ेगा, तो आप लोग उसको मैनेज करिएगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चलिए, समाज शास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी का जो एक प्रकार से ये सिलेबस है और नवीनतम सिलेबस रहेगा, जो कि 2022 की परीक्षा में 2022 में ही आपकी परीक्षा होगी सेकंड सेमेस्टर की। आने वाली परीक्षा 23-24 उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कहने का मतलब है कि अब यही सिलेबस रहेगा, तो आप चाहे जितने पुराने छात्र छात्रा इसको देखेंगे तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भारत में समाज संरचना, संगठन एवं परिवर्तन, ये आपके पेपर का नाम है। ये क्या है भाई? ये आपके पेपर का नाम है, यानी कि भारत में समाज को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? भारत में समाज यानी कि जो है सोसाइटी इन इंडिया। संरचना को स्ट्रक्चर, संगठन को एक प्रकार से आप क्या बोलेंगे? संगठन को एक प्रकार से इसमें बोल सकते हैं। तो हालांकि मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद परिवर्तन तो चेंजमेंट, तो संगठन यानी स्वरूप उसका कैसा है, अभी मैं समझता हूं एक एक मुद्दों को विस्तार से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बताने का प्रयास रहेगा, तो आप परेशान ना हो उसको लेकर के कि भारत में समाज संरचना एवं परिवर्तन, इसके बारे में हम समझेंगे। चेंजमेंट कैसे हो रहा है समाज में, तो समाज की संरचना क्या है, समाज का संगठन कैसा है, यानी संगठन आप समझते हैं ग्रुप्स वगैरह जो होते हैं, तो इन सभी के बारे में तो हम समझेंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं पे चाहे संरचना हो, चाहे संगठन हो, चाहे परिवर्तन हो, किसका? समाज का। और कैसे समाज का? कहाँ के समाज का? तो भारत के समाज का, ठीक है। तो उसी के बारे में हमको जनरली जानना है। नया सिलेबस है, ये न्यू सिलेबस है। ओके, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बताने का प्रयास रहेगा। सभी यूनिवर्सिटीज के लिए यही पाठ्यक्रम जो है मान्य है। आइए हम देखते हैं भाई कि क्या क्या हमको पढ़ना है। ओके, देखिएगा, सबसे पहले हम प्रवेश करेंगे भाई। सबसे पहला जो आपका चैप्टर होगा वो कौन सा होगा? सबसे पहला चैप्टर जो आपका होगा वो हमारे समक्ष आएगा, कौन सा भाई? सबसे पहला चैप्टर आएगा हमारे समक्ष भारतीय समाज की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। उसमें हम स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे? क्योंकि भारतीय समाजों में आप देखेंगे तो ग्राम होते हैं यानी गांव होता है, कस्बे होते हैं यानी कस्बा होता है। कस्बे को अंग्रेजी में टाउन कहते हैं, ग्राम को अंग्रेजी में विलेज कहते हैं और नगर को आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिटी कहते हैं। तो सिटीज होती है, टाउन्स होते हैं और विलेज होते हैं। तो ये तीन चीज जो है आप देखेंगे भारतीय समाज की संरचना में, आप खास करके देखते हो। तो ये अब क्या क्या है? गांव, गांव की विशेषता क्या है, गांव की परिभाषा, गांव का अर्थ, यही सब हमको यहाँ पर पढ़ना है। अब देखेंगे इसके अंतर्गत कुछ कोर्स टाइटल, यानी कि हमको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर देख सकते हो आप। संरचना का अभिप्राय, सबसे पहले हमको कि संरचना से क्या मतलब होता है, संरचना क्या है। उसके साथ ही साथ ग्राम की अवधारणा हम समझेंगे, यानी ग्राम की अवधारणा में मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम यानी विलेज, यानी कि हमको गांव का के अर्थ के बारे में जब हम मीनिंग एंड डेफिनेशंस को इक्वल करते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपकी कॉन्सेप्ट आता है, तो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको वो टॉपिक अच्छे तरीके से आ जाता है। तो इसके अंतर्गत मैंने कहने का मतलब ये है कि आप
आपको यहाँ पर गांव की अवधारणा समझनी पड़ेगी, यानी कि अर्थ और उसकी परिभाषा विभिन्न विद्वानों के अनुसार क्या क्या दी हम बताऊंगा। उसके बाद में साथ ही साथ मैं बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद में मैं गांव कितने प्रकार के होते हैं उसको बताऊंगा, गांव की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं उनको बताऊंगा, फिर गांव की सामाजिक संरचना कैसी उसको आपको बताऊंगा, ग्रामीण परिवर्तन क्यों हो रहा है, आप देखेंगे गांव में परिवर्तन हो रहा है उसको बताऊंगा, गांव की समस्याएं क्या क्या है उसको भी डिस्कस करूंगा। तो इस प्रकार से इतने टॉपिक हम यहाँ पर देखेंगे। इसी के साथ ही साथ कस्बा क्या होता है, कस्बे के अर्थ को देखेंगे, परिभाषा को देखेंगे, उसकी प्रकृति को देखेंगे यानी नेचर कैसा है। उसके बाद नगर की अवधारणा देखेंगे हम, नगर के का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, नगरों का वर्गीकरण कैसे होता है क्या और किस प्रकार से किया गया है, नगर की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, नगरों की सामाजिक संरचना कैसी है यानी कि सोशल स्ट्रक्चर कैसा है सिटीज का, उनके बारे में। उसके बाद में भारत में नगरीकरण एवं नगरीयता के बारे में हम देखेंगे ये भी, और उसके बाद में गांव और नगर इन दोनों में क्या अंतर होता है अर्थात बेसिक, इन दोनों के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से इतना हम यहाँ पर टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे आपके। तो ये एक प्रकार से चैप्टर होगा आपका, ये हो सकता है 3 चैप्टर में, यानी ग्राम को मैं एक चैप्टर में समझाने का प्रयास करूंगा, कस्बे को एक चैप्टर में, नगर को एक चैप्टर में, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी, ज़्यादा बड़े हो सकता है वीडियो 1 घंटे की भी हो सकती है, 45 मिनट की भी हो सकती है, 30 मिनट की भी हो सकती है, जिस हिसाब से आपका टॉपिक होगा उसी हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके चलिए, तो ये होगा आपका प्रथम चैप्टर। द्वितीय चैप्टर की बात की जाए और 8 इकाइयों में आपका पेपर बटा हुआ है। ओके, तो द्वितीय इकाई की अगर हम बात करें तो उसका नाम क्या है, ग्रामीण नगरीय संयोजन यानी कि संबंध, यानी बोले तो रूरल अर्बन जो लिंकेज है यानी कि जो दोनों में क्या है समन्वय है या संयोजन है, चाहे वो गांव के जो है बारे में बोला है या फिर नगर, तो गांव और नगर के बीच में क्या संबंध रहा या फिर किस तरीके से समायोजन या संयोजन हम लोग करते हैं, उसी के संबंध को हमको देखना है। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक को देखेंगे, हम सबसे पहले ग्रामीण नगरीय संबंध पर एक प्रकार से अपने विचारों के बारे में बताएंगे, यानी क्या होता है ग्रामीण नगरीय संबंध उसको बताएंगे। उसके बाद में जो है ग्राम नगरीय समुदाय क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ भारत में ग्रामीण नगरीय संबंध की प्रकृति क्या है इसको देखने का प्रयास। उसके साथ ही साथ हम ग्रामीण नगरीय जो विभेद होता है उनमें कठिनाइयाँ बहुत सारी होती हैं, उन कठिनाइयों के बारे में भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो, और दोनों तरीके का मॉडल पेपर हम देने का प्रयास करेंगे आपको। तो जल्द ही मैं मॉडल पेपर आपके चैनल पर ही उपलब्ध करवा दूंगा, तो मॉडल पेपर आपका लिखित भी दे दूंगा और ऑब्जेक्टिव भी दे दूंगा। अभी मैं जल्द ही कुछ दिनों में ही आपको लिखित मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, और अब मॉडल पेपर मैं ऐसे दूंगा जिसमें क्या हो कि आपको उसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपको प्रश्न लिखे हुए दिखेंगे। ओके, इससे क्या होगा कि जो हमारे भाई बंधु अंग्रेजी वाले हैं जो हिंदी वाले हैं, दोनों लोगों को बड़ी अच्छी सुविधा मिल सकेगी और दोनों लोग अच्छे तरीके से जो है भावों को समझ सकेंगे। ठीक, तो दूसरा चैप्टर ये हो गया। तीसरे चैप्टर में हम क्या समझेंगे भाई, तीसरा चैप्टर आपका है कि भारतीय समाज में एकता एवं विविधता, यानी भारतीय समाज में आप देखेंगे जहां पर एक और एकता है वहीं पर आप देखेंगे विविधता भी कहीं ना कहीं पे कूट कूट कर यहाँ पर भरी हुई है, चाहे वो भाषाई विविधता हो, चाहे धार्मिक विविधता हो, या किसी मामले में उच्च आवास संबंधी विविधता, भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, अनेक प्रकार की विविधताएं हमारे भारत में फैली, जहां एक और एकता है, लेकिन अनेकता में भी कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे एकता का परिचय भारतीय संस्कृति या भारतीय समाज हमेशा से देता आ रहा है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम अंग्रेजी में देखिएगा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये आपका चैप्टर का नाम है। इसमें हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, सबसे पहले हम भारतीय समाज की विविधता देखेंगे कि विविधता में जैसे कि जनसंख्या के संबंधी विविधता क्या है उसको समझेंगे, ठीक है। उसके अंदर भाषाई संबंधी कोई विविधता है उसको समझेंगे, धर्म में विविधता है उसको समझेंगे, यानी कि मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये तमाम प्रकार की भाषा देखेंगे, आप कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, हिंदी, और उसके बाद में आप तमाम भोजपुरी, और इसी प्रकार से तमाम सारी आप भाषा देखेंगे, राजस्थानी, ठीक है, गुजराती, मराठी, कश्मीरी, ये तमाम प्रकार की भाषा देखेंगे। तो उनके बारे में संस्कृति यानी कि उनकी जो कल्चर है वो भी कहीं ना कहीं पे अलग रहा है, प्रजातीय भिन्नता भी अपने भारत में देखने को मिलती है, संजातीयता भी यहाँ पर देखने को मिलती है, राजनीति एवं भौगोलिक जो है आधार पर भिन्नताएं भी हमने बताया नहीं था कि राजनीति के क्षेत्र में भी आप भिन्नताएं देखेंगे, और भौगोलिक यानी उच्चावच संबंधी आप देखेंगे कहीं पर जो है अधिवास दूसरे तरीके से, कहीं पर लोग जो है छप्पर में रह रहे हैं, तो कहीं पर आप देखेंगे कि पहाड़ों पर किसी दूसरे तरीके से घर बन रहा है,
वहाँ का जनसंख्या घनत्व कुछ ऐसा, या अलग अलग प्रकार से चीज़ों को, तो हम इनको भी देखने का प्रयास, और इनके जो विभिन्नता है, इनके कारण क्या क्या हैं, चाहे वो जनसंख्या संबंधी विविधता हो, चाहे भाषा, चाहे धर्म, चाहे संस्कृति, चाहे प्रजाति, चाहे संजातीयता, चाहे राजनीति, चाहे धार्मिक, किसी भी प्रकार की चाहे भौगोलिक भिन्नताएं हैं, तो उन भिन्नताओं के क्या कारण हैं और उनके परिणाम क्या क्या हैं। तो कारण और परिणाम को भी हम देखने का प्रयास, अर्थात रीजन्स क्या हैं और उसका जो परिणाम निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, और साथ ही साथ उसके बाद में हम और भी टॉपिक को देखने का प्रयास करेंगे। भारतीय समाज की जो विविधता है उसमें एकता देखेंगे, यानी कि प्राचीन भारत में एकता के तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में एकता के तत्व कौन कौन से थे, फिर मध्यकालीन भारत में एकता कैसी रही है, ब्रिटिश शासन में एकता के तत्व कौन कौन से रहे हैं और कैसी रही है, उसके अंदर स्वतंत्र भारत में एकता का क्या क्या आधार हम लोग अपनाते थे। तो इन समस्त चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात आप प्राचीन काल से लेकर के और वर्तमान समय तक की जो भारतीय विविधता में एकता है उनके जो आधार तत्व थे उनके बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। निश्चित तौर पर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में नहीं छूटेगा इस टॉपिक से पर्टिकुलर। आइए देखते हैं अगला आपका टॉपिक, अगला आपका जो है चैप्टर आएगा, कौन सा है ये, भारतीय समाज के अध्ययन का, मतलब अध्ययन का भारत, यानी विद्याशास्त्रीय, ऐतिहासिक, संरचनात्मक एवं प्राकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, यानी कि जो है इंडोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, स्ट्रक्चरल, और आप देखेंगे जो है एंड फंक्शनल प्रोस्पेक्टिव टू स्टडी इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि उपागम का अर्थ। सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे कि ये उपागम यानी परिप्रेक्ष्य, कहने का मतलब ये है कि किस भारतीय समाज के अध्ययन का एक प्रकार से कई तरीका रहा है। भारतीय समाज का एक अध्ययन तो हम विद्याशास्त्रीय पद्धति से करेंगे, एक ऐतिहासिक पद्धति से, एक संरचनात्मक पद्धति से और एक प्रकार्यात्मक पद्धति से। ये सब पद्धतियां हैं, तो इन सभी के माध्यम से हम देखेंगे कि समाज का अध्ययन, यानी कि भारतीय के समाज का जो अध्ययन है वो कैसे किया जाता रहा है, उनके बारे में खास करके हम जानने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा विस्तार से चैप्टर जब हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमको क्या देखना है, तो उपागम का सबसे पहले अर्थ देखेंगे, यानी कि परिप्रेक्ष्य का क्या अर्थ, यानी उपागम का क्या अर्थ होता है। भारत में विद्याशास्त्रीय उपागम के बारे में देखेंगे, ऐतिहासिक उपागम क्या होता है इसके बारे में, संरचनात्मक उपागम यानी और प्रकारात्मक उपागम क्या होते हैं, और इसके हिसाब से विभिन्न उपागमों से संबंधित कुछ भारतीय एवं विदेशी विद्वानों के कुछ विचार रहे हैं कि आखिरकार जो है विद्याशास्त्रीय विधि को लेकर के कुछ लोगों के विचार रहे होंगे पर्टिकुलर, तो उनके बारे में भी हम विचारों को भी देखेंगे। चूंकि विचारों से कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाते हैं, तो उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे। चलिए, तो ये एक प्रकार से आपका होगा पांचवें चैप्टर, जो आपका पांचवा चैप्टर होगा। इसमें क्या समझेंगे हम, पांचवें चैप्टर में भारत में सांस्कृतिक तथा संजातीयता, जो संजातीय विविधता है उनमें हम भाषा, जाति और उसके क्षेत्र में क्या क्या विविधता है इनके बारे में देखेंगे, यानी कल्चरल एंड जो है एथनिक जो है डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी लैंग्वेज और कास्ट एंड रीजन, यानी आप देखेंगे यहाँ पर संजातीयता का अर्थ, सबसे पहले संजातीयता होती क्या है उसके अर्थ को समझेंगे, और इसी के अर्थ के साथ साथ हम भाषा में, मतलब भारत में जो भाषाई विविधता है भाषा के, जैसे कि इंडो आर्यन भाषाएं कुछ हैं, कुछ द्रविड़ भाषाएं हैं, कुछ ऑस्ट्रिक भाषाएं हैं, कुछ तिब्बती चीनी भाषाएं हैं, कुछ जातिगत भिन्नताओं में जैसे कि हम हिंदुओं, मुसलमानों तथा ईसाइयों में देखेंगे जातीय संघर्ष, हम देखेंगे समस्या, जाति क्या होती है इसके बारे में, क्षेत्रीय विविधताएं भी हैं कि हाँ इस क्षेत्र के हैं तो उनमें किस तरीके से दूसरे तरीके से जीवन यापन होता है, दूसरे क्षेत्र में कि दूसरे तरीके से, तो उसको देखेंगे। प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं, क्षेत्रीय विविधता में आप देखेंगे किसी कहीं पर ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है, कहीं पर कम है, कहीं पर आर्थिक संसाधन ज़्यादा, कहीं पर कम है, कहीं पर वित्तीय साधन ज़्यादा है, कहीं पर शक्ति यानी मैन पावर ज़्यादा, कहीं पर विकास कार्यक्रम के उद्योग ज़्यादा है, कहीं पर क्षेत्रीय स्वायत्तता जो है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, क्षेत्रीय स्वायत्तता से संबंधित तमाम सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका हो जाएगा। उसके बाद में हम छठवें चैप्टर में प्रवेश करेंगे। छठवां चैप्टर जो आपका होगा इसके अंतर्गत हम धार्मिक विश्वासों तथा व्यवहारों की विविधता के बारे में देखेंगे, अर्थात डाइवर्सिटी ऑफ रीजन, मतलब कि रिलीजियस माने होता है धार्मिक, ओके, तो रिलीजियस बिलीफ्स एंड जो है प्रैक्टिसेस, यानी कि धार्मिक विश्वासों तथा व्यवहारों की जो विविधता है इसको देखेंगे छठवें चैप्टर में, कि भारत में धार्मिक विश्वासों की विविधता, यानी कि धार्मिक विश्वासों के क्या आधार हैं। भारत में विभिन्न संप्रदाय जैसे हैं, बहुत सारे पंथ हैं, इनके द्वारा जो विकसित धार्मिक विश्वास है इनके बारे में जानेंगे, और धार्मिक व्यवहारों की भिन्नता के रूप में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो है हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाई धर्म से संबंधित जो अनुष्ठान होते हैं उनमें किस प्रकार की भिन्नता होती है,
क्षेत्रीय उत्सव कैसे होते हैं, उनके त्यौहार अलग अलग कैसे होते हैं, उनकी परंपराएं कैसी होती है, उनके सामाजिक मूल्य कैसे होते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी होती है, इन सभी संबंधित मतलब क्षेत्रीय उत्सवों से, त्योहारों से, परंपराओं से, सामाजिक मूल्यों से, इन सभी से संबंधित जो भिन्नता होती है, चाहे हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम में, चाहे ईसाई में या फिर किसी अन्य धर्म में, इन तीनों में जो है अंतर होता है इन चीज़ों में, कि सामाजिक मूल्यों में अंतर होता है, परंपराओं में, त्योहारों में, उत्सव में, इनके अंतर के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे विस्तार से। ओके, तो इस प्रकार छठवां चैप्टर आपका संपन्न होगा। जब हम सातवें चैप्टर पर प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि भारत में जनजातीय समुदाय के बारे में देखा जाएगा और उनका भौगोलिक विवरण। ये सातवां चैप्टर है आपका, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया एंड दियर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात जनजाति का अर्थ हम देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में अनुसूचित जनजातियाँ क्या होती हैं उनको देखेंगे, फिर जनजाति की सामान्य कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में देखेंगे, जनजाति एवं जाति क्या होती है इनको देखेंगे, भारत में जनजातियाँ कौन कौन सी उनके बारे में जानेंगे, भारत में जनजातियों का भौगोलिक वितरण कैसे है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, जैसे कि भारत के उत्तर में कौन सी जनजाति, पूर्वोत्तर में कौन सी, मध्य में कौन क्षेत्र में कौन सी जनजाति है, दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं, उनके रीति रिवाज और उनके खास करके उनके बारे में कुछ विशेष तथ्य हम जानने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ साथ जनजातियों के भौगोलिक वितरण पर भी विभिन्न विचार जो होंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करने का प्रयास। तो इस प्रकार सातवां चैप्टर आपका संपन्न होगा। फिर हम आठवें चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और आठवां चैप्टर जो होगा आपका वो देखिएगा, जनजातियों की कुछ समस्याएं होती जैसे कि पिछड़ापन हो गया, आत्मसातकरण हो गया, यानी कि जब उनको हम नई चीज़ों से अवगत करवाते हैं, यही नई चीज़ हम उनके सामने रखते हैं तो वो लोग उसको आत्मसात करने में उनकी समस्या उत्पन्न होती है, उन चीज़ों को आत्मसात करने में थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव करते हैं, तो उन्हीं के बारे में देखेंगे। उसके अंदर एकीकरण एवं दृढ़ीकरण, इन सभी के बारे में, अर्थात ट्राइबल प्रॉब्लम्स जो कुछ है, यानी कि जो है बैकवर्डनेस, और उसके बाद में एसिमिलेशन, और उसके बाद में जो है इंटीग्रेशन एंड जो है असर्टेज, मतलब कि असर्सन, तो इनके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होंगे आपके, भौगोलिक एवं आर्थिक आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण हम देखेंगे कि किस प्रकार से करते, चाहे वो भौगोलिक आधार पर हो चाहे आर्थिक आधार पर हो। ओके, जनजातियों का जो पिछड़ापन है इनके बारे में देखेंगे, अल्प विकास उनका क्यों रहा इसके बारे में जानेंगे, जनजातीय समुदायों में आत्मसातकरण की प्रक्रिया समझेंगे, जनजातियों में एकीकरण एवं दृढ़ीकरण से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं उनके बारे में देखेंगे, जनजातीय समस्याओं एवं पिछड़ेपन के कारण जो है जनजातीय समस्याओं के विशिष्ट उपचार देखेंगे कि आखिरकार जो उनका पिछड़ापन का कारण क्या है, और कारण जानेंगे तभी हम उसका उपचार कर पाएंगे, और कैसे उनके जो है जनजातीय लोगों के जो समस्याएं हैं उनसे कैसे निदान पाया जाए इसके बारे में जानने का प्रयास, और जनजातियों के लिए संवैधानिक एवं कल्याण प्रावधान क्या क्या किए गए भारतीय सरकार के द्वारा उसको भी यहाँ पर मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से आपका ये 8वां चैप्टर समाप्त होगा। और 9वां चैप्टर जो आपका है वो क्या है भाई, 9वां चैप्टर है आपका कि भारतीय समाज की आधार संस्थाएं। कुछ आधार संस्थाएं के कहाँ की, इंडियन सोसाइटी की, भारतीय समाज की, जैसे कि जाति व्यवस्था आधार जो है संस्था है, इसके बारे में देखेंगे। तो बेसिक जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, कास्ट सिस्टम यहाँ की बड़ी फेमस एक प्रकार से संस्था है, तो इसके बारे में जानेंगे। संस्था का सबसे पहले यहाँ पर अर्थ देखेंगे। वैसे संस्था का अर्थ हमने आपको, संस्था क्या है, समिति क्या है, समुदाय क्या है, समाज क्या है, समूह क्या है, इन सभी को मैं प्रथम सेमेस्टर में आपको समझा चुका हूं, आप लोगों ने निश्चित तौर पर उसको पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम यहाँ पर संस्था के अर्थ को देखेंगे। उसके साथ ही साथ जाति व्यवस्था का क्या अर्थ है उसके बारे में जानेंगे, उसकी विशेषता देखेंगे, जाति व्यवस्था की परिभाषा विद्वानों के अनुसार देखेंगे, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत कुछ है उनके बारे में जानेंगे, जाति व्यवस्था के क्या क्या गुण है, यानी कि क्या क्या क्वालिटीज हैं, और क्या क्या जो एक प्रकार से दोष हैं उसके बारे में भी देखेंगे, और जाति व्यवस्था में जो वर्तमान परिवर्तन हो रहा है उसको देखेंगे, और जो उत्तरदायी कारण है उनके बारे में जानने का प्रयास, और जाति और वर्ग खास करके इन दोनों में अंतर को लेकर के एग्जाम से लगातार प्रश्न आते तो इसको हम देखेंगे, और भारत में जाति का भविष्य क्या होगा इसके बारे में भी मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से ये टॉपिक्स होंगे कुछ आपके। तो आगे समझते हैं अगला प्रश्न जो आपका आएगा, अगला टॉपिक जो आप मतलब अगला जो आपका चैप्टर है वो 10वां है, विवाह यानी कि मैरिज।
विवाह के बारे में जब बात होती है, विवाह के बारे में हमने पढ़ाया, लेकिन यहाँ का विवाह कुछ दूसरे तरीके से विवाह होगा। अब मैं बताऊंगा विवाह क्या क्या है। तो विवाह एक संस्था के रूप में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले। उसमें भारत में हिंदू विवाह कैसे होता है, यानी कि हिंदू विवाह क्यों होता है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या होता है, विवाह का उद्देश्य क्या है हिंदू विवाह का खास करके। ओके, और एक धार्मिक संस्था के रूप में हिंदू विवाह की जो प्रकृति इसको समझेंगे, नेचर समझेंगे, उसका परंपरागत हिंदू विवाह का स्वरूप कैसा उसको समझेंगे। ओके, विवाह के क्या क्या नियम होते हैं हिंदुओं में, उसके जानने का प्रयास, विवाह कैसे होता है इसको भी आपको बता दूंगा। तो आप चिंता ना करो उसके लिए, क्या कि विवाह में आपको पंडित जी लोग क्या क्या बताएंगे, क्या क्या करना पड़ेगा रात में, वो सब बता दूंगा, आप परेशान ना हो उसके लिए, इसको लेकर के। तो विवाह कैसे होता है और क्यों होता है और क्यों होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। और वर्तमान परिवर्तन जो हो रहे हैं उनके बारे में भी देखेंगे कि हिंदू विवाहों में वर्तमान समय में क्या परिवर्तन, जैसे जयमाल पहले बहुत प्राचीन काल में चलता था, अब भी जयमाल शुरू हो गया है लगभग 5-6 सालों से। तो इस प्रकार से ये देखेंगे। उसके बाद मुस्लिम विवाह की प्रकृति को हम समझेंगे कि मुस्लिम विवाह की प्रकृति क्या है, मुस्लिम विवाह में खास करके तलाक क्या होता है उसको जानेंगे। हिंदू और मुस्लिम विवाह में अंतर हम देख लेंगे एक प्रकार से, क्योंकि जो हिंदू विवाह है ये क्या है, एक संस्कार के तौर पर हम लोग देखते हैं। 7 जन्म का बंधन होता है, विवाह हो गया एक बार तो कहते नहीं कि 7 जन्म का बंधन हो गया, तो वो हो गया हिंदू विवाह। लेकिन मुस्लिम विवाह जो होता है उसको क्या कहा जाता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अर्थात मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अर्थात जो मुस्लिम विवाह होता है एक प्रकार से एक समझौता होता है जो कि कभी भी भंग हो सकता है। लेकिन हिंदुओं में खास करके ऐसा नहीं था, हिंदुओं में विवाह विच्छेद की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, आप देखेंगे पूरा प्राचीन काल में। लेकिन क्या हुआ कि जो वर्तमान पीढ़ी है इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी क्या होता है कि कोई मद्यपान कर रहा है उसका पति, या फिर जो है गलत जो है लत है, या फिर कोई पत्नी अच्छी नहीं किसी को मिली, या इसी प्रकार से नाना प्रकार के जो कारण होते हैं, उन सभी कारणों के माध्यम से आज भौतिकवादी समाज में लोग एक दूसरे को तलाक यानी विवाह विच्छेद की समस्या आती है। इसलिए 1955 में और 4 में भी आप देखेंगे तो विवाह कानून आए थे, खास करके हिंदू विवाह कानून में, उसमें जो है विवाह विच्छेद की समस्या को देखा गया और उसको जोड़ दिया गया। और विवाह विच्छेद अब हिंदुओं में भी होता है, लेकिन अब एक प्रकार से समस्या भी बनी हुई है, चूंकि कोई टिन पुन हो पति पत्नी में तो तुरंत चलो तलाक दे देंगे। तो ये चीज होती है खास करके। अब पहले की जो औरतें होती थी वो क्या करती थी भाई, वो समायोजन करती थी। और खास करके पति पत्नी का परम कर्तव्य ही होता है कि एक प्रकार से दोनों लोग एक दूसरे की अगर गलतियां होती हैं, पति करे तो पत्नी को समझना चाहिए और पत्नी करे तो पति को समझ जाना चाहिए। इस प्रकार से दोनों लोग जब तक समन्वय नहीं स्थापित करेंगे तब तक जो है उनका घर चलना दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं होता। तो इस प्रकार से आपको मैनेज करना चाहिए था। और आज विवाह विच्छेद की समस्या है आज भारत में फैली हुई है और हम लोग पढ़ाते भी हैं उसको, ये चीज़ है। तो मुस्लिम तलाक जो है इसके बारे में, हालांकि मुस्लिम तलाक पहले से भी था और इसमें भी तलाक का एक प्रकार से थोड़ा सा दूसरा तरीके से रूप था। वो रूप नहीं होना चाहिए समाज में तलाक वाला कि हाँ तलाक 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 3 बार व्हाट्सएप पर लिखा और भेज दिया तो ये तलाक हो गया तो छोड़ दो। अरे भाई शादी किया तो पूरा का पूरा गांव जवार बुला करके ले गए बाराती, और उसके बाद में हुआ क्या कि आपने अकेले डिसाइड कर लिया कि हाँ इसको छोड़ देना है या रखना है, इस प्रकार से चीज़ें। तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो वो चीज़ें अलग है। अब हालांकि जो कानून है वो अपने हिसाब से कार्य कर रहा है, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं में भी प्रवेश कर रहा है और उसके जो नियम है बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे हुए उसमें परिवर्तन भी कर रहा है। निश्चित तौर पर परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए चाहे किसी भी संस्था में हो। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा अगर लेक्चर देंगे तो ये आपका समय नष्ट होगा, लेकिन फिर भी मैं विवाह जब पढ़ाऊंगा तो विस्तार से आपको सुनना पड़ेगा। मैं पढ़ाऊंगा विस्तार से, हर एक चीज़ को समझाऊंगा। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से लिखेंगे इसके बारे में। तो ये हिंदू और मुस्लिम विवाह में क्या अंतर है, उसके अंदर भारत में ईसाई विवाह के देखेंगे कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी है, मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं ईसाई विवाह की। भारत में जनजातीय विवाह किस प्रकार से होता है, उस जनजातीय विवाह के प्रकार हैं क्या है, जीवन साथी चुनने के तरीके एवं जो है अधिमान विवाह जो होता है जनजातियों में, उन सभी के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जनजातियों में परिवीक्षा विवाह भी होता है, यानी कि जो लिविंग रिलेशनशिप होता है एक प्रकार से आप कहते हैं आज जो है मॉडर्न के समय में कि हाँ लड़का लड़की साथ में पहले से रहते हैं एक रूम में, तो वो चीज़ जो है वो जनजातियों में पहले एक परिवीक्षा विवाह होता है। जनजातियों में एक जो है परिवीक्षा विवाह होता है, ठीक है। तो परिवीक्षा विवाह में होता क्या है कि लड़का लड़की साथ में पहले से एक दूसरे की परीक्षा लेते कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए मतलब सही हैं कि नहीं सही हैं। तो एक प्रकार से परिवीक्षा विवाह पहले से प्रचलन में था, तो वो है।
भारत में धर्मावलंबी देखेंगे, वहीं मध्यवर्गीय समाजों में भारत में आप देखेंगे तो ये जो लिविंग रिलेशनशिप है उसको बहुत बुरा माना जाता है, गलत माना जाता है। क्योंकि अब क्या होता है कि जब जो आपकी जो दूसरी पीढ़ी है, आपके पापा या फिर आपके दादाजी वाली, उसमें क्या था कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, आपके पिताजी वाले में भी। तो अगर आप ऐसा करोगे तो उनको लगेगा कि हम नहीं करने पाए थे, अब ये काहे लिए कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जो है मेरे जमाने में ऐसा कोई नियम नहीं था और अब ये देखिए नए नए नियम लड़के बना रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है कि हाँ भाई हमारे जमाने में हो तो ज़्यादा बेटर रहता। तो इस प्रकार से होता क्या है कि ये भी कहीं ना कहीं मन में चलती है बात। अब वो इसे कहना नहीं चाहिए, मुझे एक टीचर हूँ, लेकिन फिर भी ये वास्तविक चीज़ें हैं और इसी को लेकर के अंतर पीढ़ी संघर्ष भी समाज में होता है। यानी कि जब दो पीढ़ियों के बीच में संघर्ष होता है तो उसी को अंतर पीढ़ी संघर्ष कहा जाता है। तो वो अंतर पीढ़ी संघर्ष इसी को लेकर के कहीं ना कहीं पे होता है कि जब मैं था तब ये नहीं था और आज कैसे हो गया, ये चीज़ है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं दिल में ठेस होती है उनके भी कि हाँ अगर उस जमाने भी होता तो आज ये ना होता जो आज हो गया है, ये चीज़ें। तो हालांकि इसको कि कोई दिल पे मत लेना, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं पे कुछ बातें तो होती हैं ऐसी। तो ये चीज़ें हैं। और ख़ास करके जो है कोई भी अगर आप देखेंगे दूसरे पर अगर कोई चीज़ होगी, दूसरे की लड़की अगर कहीं पर रह रही है तो खूब मजे लेंगे लोग, लेकिन जब अपनी रहेगी तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और दूसरे रहेगी तो कहे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रह रही क्या दिक्कत है, लेकिन अगर खुद की रह रही तो फिर दिक्कत होने लगेगी। तो ये चीज़ है ना, जैसे कि अब जैसे समाज में आप कहो कि परिवर्तन भी लाना है और उधर परिवर्तन के साथ साथ आप जो है उसको साथ न दो, तो खुद भी आपको परिवर्तन करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि समाज के लोग ही करेंगे, आप नहीं करोगे, आप कोई विशेष जो है पर्सन हो, ऐसा नहीं। तो भारत में धर्म के बारे में जानेंगे हम, रिलीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन इन इंडिया। ओके, तो ये 11वां चैप्टर होगा आपका। धर्म की अवधारणा को समझेंगे, यानी कि धर्म की परिभाषा और अर्थ को जानेंगे। उसके बाद में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है यानी समाज है, इसके बारे में देखेंगे। हिंदू धर्म की प्रकृति समझेंगे, क्या है नेचर ऑफ जो है हिंदू धर्म। ओके, सिद्धांत उसके देखेंगे, हिंदू धर्म के कई सिद्धांत हैं उनके बारे में जानेंगे। प्रमुख स्वरूप क्या है हिंदू समाज मतलब हिंदू धर्म का, उसके बारे में समझेंगे। और बौद्ध धर्म के सिद्धांत को देखेंगे। फिर हम उसके बाद में बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं उसको देखेंगे। बौद्ध धर्म में सुधारवाद चला उसको देखेंगे। उसके बाद में जैन धर्म के आधार देखेंगे क्या रहा है और शाखाएं उसकी क्या क्या है उसको देखेंगे। उसके अंदर सिख धर्म की प्रकृति देखेंगे। फिर इस्लाम के प्रमुख तत्व एवं नैतिक शिक्षाएं देखेंगे क्या क्या हैं। और ईसाई धर्म की प्रकृति क्या है और विभिन्न जो अनुष्ठान होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इस प्रकार से हम भारत में जितने भी खास करके जो धर्म चल रहे हैं उन धर्म के बारे में हमको सामान्य परिचय देखना है। तो ये एक प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपके समक्ष 12वां चैप्टर आपके समक्ष आ चुका है। 12वां चैप्टर आपका है बड़ा ही अच्छा, आप देखेंगे चैप्टर है आपका संयुक्त परिवार, अर्थात अंग्रेजी में बोले तो इसको ज्वाइंट फैमिली के नाम से जाना जाता है। और संयुक्त परिवार का सबसे पहले हम अर्थ देखेंगे, उसके बाद में परिभाषा विशेषताओं को देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, संयुक्त परिवार के प्रकार देखेंगे, संयुक्त परिवार के गुण क्या क्या है यानी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, दोष क्या क्या इनको देखेंगे। संयुक्त परिवार में वर्तमान परिवर्तन क्यों हो रहे हैं इनको देखेंगे। संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कुछ कारक हैं यानी कि कारण, उन कारकों को देखने का प्रयास करेंगे, विस्तार समझेंगे, बताएंगे कौन कौन से कारक हैं और क्यों जो है समाज में परिवर्तन हो रहा है। संयुक्त परिवार इस समय टूट रहे हैं, एकाकी परिवार में पूरा का पूरा समाज बटा चला जा रहा है। जो भारत में आप देखेंगे पहले संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, ज्वाइंट फैमिली थी, लेकिन आज देखेंगे एकाकी परिवार अर्थात केंद्रीय परिवार, आप बोलते नहीं इसको केंद्रीय परिवार, यानी कि जो है कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जो है सेंट्रल जो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जो बिंदुवार यानी कि जैसे कि बस एक माता एक पिता मतलब कि एक पति और पत्नी और उनके द्वारा बच्चे, तो बस वही आपका परिवार एकाकी परिवार बोला जाता है। तो पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये एकाकी परिवार हो गया। तो खास करके अब लोग यही करना पसंद करते हैं और यही कहीं ना कहीं पे। और ये कि क्यों बढ़ा है आप देखेंगे कि शहरीकरण के माध्यम से भी ये होता है कि बच्चे क्या होते हैं शहर में कमाने गए, वहीं पर रहने लगे, उसके बाद में फिर शादी किया तो कहे कि नहीं मेरी पत्नी भी वहीं पर रहेगी, तो अब वो अपनी पत्नी को लेकर के वहाँ रहने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि सेट कर लिया वहीं पर घर पर ले लिया, वहीं पर रहने लगे, तो वो घर हो गया। यहाँ से मतलब खत्म, आते आते रहेंगे, कभी कभी समय मिलता रहेगा। तो ये इस प्रकार से एकाकी परिवार बढ़े हुए हैं ज़्यादातर। उसके अंदर संयुक्त परिवार से संबंधित कुछ विभिन्न अध्ययन हैं, उनके द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं, तो निष्कर्षों के बारे में भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी अगर आपने पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा। और मैं जल्द ही इनके कोर्स को लॉन्च करने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा उसके लिए। ओके, देखिए अगला है आपका
सोशल क्लासेस इन इंडिया, यानी कि भारत में सामाजिक वर्ग, यानी कृषक, ग्रामीण, औद्योगिक, नगरीय और मध्यम। कृषक, ग्रामीण, चूंकि गांव में कृषि जो है कृषि ज़्यादा होती है, नगर में आप देखेंगे तो उद्योग ज़्यादा होता है, तो इसीलिए औद्योगिक, नगरीय और कृषक, ग्रामीण। ओके, और मध्यम वर्ग एक देखेंगे तो इस प्रकार से एग्रीकल्चरल, रूरल और इंडस्ट्रियल, मतलब कि इंडस्ट्रियल, अर्बन एंड मिडिल क्लास के बारे में यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास। तो ये 3 प्रकार के वर्ग खास करके हम देखेंगे, और वर्ग का क्या अर्थ होता है, वर्ग की क्या परिभाषा होती है इसको जानेंगे, सामाजिक वर्ग की क्या क्या विशेषताएं होती है इसको देखेंगे। एग्जाम से पूछा जाएगा आपसे कि जो है वर्ग क्या होता है या फिर वर्ग किसे कहते हैं, और सामाजिक वर्ग की विशेषताओं को बताते हुए भारत में वर्ग विभाजन के आधार को स्पष्ट कीजिए। कुछ ऐसा प्रश्न बन सकता है दीर्घ उत्तरीय का। ओके, लघु उत्तरीय का क्या बनेगा, सामाजिक वर्ग की विशेषताएं बताइए, ठीक है ऐसे। या अति लघु उत्तरीय का बनेगा कि वर्ग लिख देगा आपको, वर्ग एवं जाति एवं वर्ग, या फिर ऐसे वर्ग लिख देगा, बस फुल स्टॉप, आप बताइए इसके बारे में 50 शब्द, ये चीज। ओके, तो वर्ग विभाजन के आधार कौन कौन से रहे भारत में उसको देखेंगे। भारत में सामाजिक वर्गों की संरचना यानी स्ट्रक्चर जो है उनका उसको देखेंगे, यानी कृषक अथवा ग्रामीण वर्ग की संरचना देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद में ब्रिटिश काल तथा स्वतंत्र भारत में इनकी जो है कैसी स्थिति रही कृषक लोगों की। औद्योगिक तथा नगरीय संरचना देखेंगे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग यानी कि नव मध्यम वर्ग, और सामान्य मध्यम वर्ग और सीमांत मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में भी 3 कैटेगरी है, इन तीनों कैटेगरी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और लास्ट में हम निम्न वर्ग के बारे में जानने का प्रयास। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर 13 हो जाएगा। 14वां जो आपका चैप्टर होगा उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। 14वें चैप्टर में हम बहिष्कार तथा समावेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम दलित एवं पिछड़े वर्ग के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, यानी कि मतलब कि एक्सक्लूशन एंड इंक्लूशन, दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि बहिष्कार की अवधारणा देखेंगे हम क्या रही है और उसके विभिन्न तत्व रहे हैं उनको देखेंगे। समावेशन का क्या अर्थ है उसको जानेंगे, समावेशन के तत्वों के बारे में समझेंगे, और भारत में दलितों की स्थिति के बारे में, दलित वर्ग से क्या अभिप्राय है इसको जानेंगे। दलित जातियों की क्या क्या परंपरागत एवं वर्तमान समस्याएं हैं इनको देखेंगे, और दलितों के लिए कल्याण कार्य क्या क्या किए गए भारतीय सरकार के द्वारा उसको देखेंगे। दलितों की परिस्थिति में एक प्रकार से परिवर्तन किस प्रकार से आया उसको देखेंगे। उसके बाद में हम अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी के बारे में जानेंगे कि पिछड़े वर्ग का क्या अर्थ है, पिछड़े वर्ग से संबंधित कुछ आयोग बनाए गए हैं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, द्वितीय, तृतीय, इनके बारे में काका कालेलकर समिति, तो इन सभी के वीपी मंडल कमेटी, तो इन सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो पिछड़े वर्गों का चयन कैसे होता है इसके बारे में, अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित कुछ समस्याएं जो है उनके बारे में देखने का प्रयास, और उनके विकास के लिए सरकार के क्या क्या प्रयत्न रहे हैं इनके बारे में भी जानने का प्रयास। तो इस प्रकार से हम ये तमाम सारे चैप्टर मतलब की पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे चैप्टर 14 से। चैप्टर 15 में हम क्या देखेंगे कि भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या है इसको देखेंगे, क्योंकि भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति हमेशा आप देखेंगे वोमेन इन इंडियन सोसाइटी, यहाँ पर जो है वैदिक युग में कैसी स्थिति रही है, मध्य युग में, आधुनिक समाज में कैसी, इन सभी के बारे में जानने का प्रयास यहाँ पर देखेंगे। विभिन्न युगों में स्त्रियों की परिस्थिति कैसी रही, यानी कि आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति कैसी रही है, स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के कारण कौन कौन से हैं, स्त्रियों की वर्तमान समस्याएं कौन कौन सी हैं, हिंदू, मुस्लिम तथा आदिवासी जो स्त्रियां हैं उनकी परिस्थिति कैसी है, और इन तीनों की तुलना भी कर लेंगे हम कि कौन कौन सी स्त्रियों को कौन कौन सी सुविधा क्या क्या मिला हुआ है, और स्त्री पुरुषों के बीच में समानता के प्रयत्न जो इस समय किए जा रहे हैं कि नर नारी एक समान सॉरी ये कहां तक सही है और कहां तक होना चाहिए, इन सभी के बारे में भी मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। विस्तार से हर एक मुद्दे को समझाने का प्रयास, नारी आज कहां पर है और पहले कहां पर थी, इनको भी देखने का प्रयास करूंगा। ओके, तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, नीर स्रोत सी बहा करो जीवन की सुंदर समतल में, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। आप देखेंगे जब जो है उस समय अंग्रेजों का शासन था, उस समय स्त्रियों की दशा बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी। फिर छायावादी कवियों ने बहुत अधिक मात्रा में स्त्रियों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए अपनी रचनाओं में उसको एक प्रकार से महत्व दी, और अच्छे तरीके से उसको उस समस्या को कहीं ना कहीं पे सामाजिक दृष्टिकोण प्रदान किया, साहित्यिक दृष्टिकोण दिया, जिसके माध्यम से लोगों के सामने। और आज भारत की बात किया तो मातृत्व का भाव है माताओं बहनों के प्रति, और आगे बढ़ रही लगातार हर एक क्षेत्र में माताएं बहनें आगे हमारी, तो वो चीज़ें। तो भारत में स्त्रियों के बारे में हम देखेंगे, उनकी स्थिति वगैरह। उसके बाद में हम 16वें चैप्टर पर चलेंगे। 16वां चैप्टर आपका होगा जननांकिकीय सिद्धांत, और भारत में जनसंख्या की संरचना कैसी है और गतिकी, यानी कि किस प्रकार से उसमें बढ़ोतरी या फिर कुछ हो रहा है, उनके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास। तो डेमोग्राफिक जो है थियरीज एंड द स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया,
ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब इसमें देखिएगा हम सबसे पहले जननांकिकी का अर्थ देखेंगे क्या है, उसकी परिभाषा देखेंगे, उसके महत्व के बारे में जानेंगे, जननांकीय सिद्धांत कुछ दिए गए माल्थस के द्वारा दिए गए उसको जानेंगे, डबलडे महोदय ने दिया उसको देखेंगे, एडविन कैनन महोदय ने दिया उसके बारे में जानने का प्रयास, हेनरी जॉर्ज ने दिया इसको देखेंगे, उसके बाद नोटेस्टीन के द्वारा जो प्रस्तुत सिद्धांत है उसको देखने का प्रयास। तो इन सभी जो व्यक्ति हैं, जो सभी जो है जो कहीं ना कहीं पे ये विद्वान हैं, इन विद्वानों की जो थियरी है उन थियरी को हमें बताने का प्रयास करूंगा और समझाऊंगा कि किसने क्या कहा है, ताकि एग्जाम से अगर पूछे कि माल्थस की जो जननांकिकी का सिद्धांत है क्या कहा माल्थस ने, या डबलडे महोदय ने क्या कहा, एडविन जो है कैनन महोदय ने क्या कहा, हेनरी जॉर्ज ने क्या कहा, नोटेस्टीन ने क्या कहा, इन सभी के बारे में जानने का प्रयास। उसके बाद में भारत में जनसंख्या की संरचना कैसी है और गतिकी कैसी, इन सभी के बारे में जानने का प्रयास। जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, जनसंख्या का घनत्व कैसे होता है क्या है, लिंग अनुपात क्या है, कैसे निकाला जाता है, आयु संरचना क्या है, साक्षरता दर क्या है, इसको जानने का प्रयास। व्यावसायिक संरचना कैसी है, आप देखेंगे साक्षरता दर केरल की ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा भारत में। ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या के बारे में देखेंगे, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। अनुसूचित जनजातियाँ क्या हैं इनके बारे में, और अनुसूचित जनजातियाँ जो जनजातियाँ हैं उनके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो एक अनुसूचित जाति होती है, एक अनुसूचित जनजातियाँ होती है, दोनों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। और भारत में प्रमुख जननांकीय विशेषताएं जो हैं, इन विशेषताओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मतलब अगर इन सभी को अगर हम पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा और सभी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। अगला आपके समक्ष कौन सा है, अगला चैप्टर आपका आएगा भाई, देखिएगा 17 नंबर चैप्टर है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट एवं जनसंख्या नियंत्रण। ओके, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल इन इंडिया, अर्थात भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां जो है उनके बारे में जानेंगे। भारत में जनसंख्या विस्फोट के संसूचक यानी संसूचक देखेंगे, जैसे कि जनसंख्या में आप देखेंगे जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है उसको देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखेंगे, वर्तमान दशाओं में जनसंख्या विस्फोट का मूल्यांकन भी कैसे करना है इसको करूंगा, मूल्यांकन आपको समझाऊंगा विस्तार से। और भारत में जनसंख्या नियंत्रण जो 1976 ईस्वी की प्रथम जनसंख्या नीति थी उसके अंतर्गत क्या क्या प्रयत्न किए गए थे उसको बताऊंगा। उसके बाद में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आई, उसके बारे में क्या प्रयत्न किए गए उसको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जनसंख्या नीति जो 2021 से 30 है, इसके बारे में आपको बताने का प्रयास। और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जो सुझाव दिए जाते हैं उन सुझावों के बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगा। परिवार नियोजन के बारे में भी यहाँ पर आपको समझा दूंगा किस प्रकार जनसंख्या, अब चूंकि जनसंख्या नियंत्रण अगर आपको करना है तो परिवार नियोजन के बारे में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, तो उसके बारे में जानने का प्रयास करूंगा और बताऊंगा आप सभी को विस्तार से। तो 17 चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा 17 नंबर, तो हम 18वें नंबर चैप्टर में प्रवेश करेंगे। 18वें नंबर चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई, 18वां नंबर आपका चैप्टर होगा कि भारतीय समाज में परिवर्तन एवं रूपांतरण। भारतीय समाज में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है और रूपांतरण किस प्रकार से हो रहा है, अर्थात चेंज एंड जो है ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि परिवर्तन एवं रूपांतरण की सबसे पहले हम अवधारणा यानी कि अर्थ और परिभाषा को देखेंगे। उसके बाद में भारत में परिवर्तन एवं रूपांतरण के अध्ययन के विशेष जो उपागम यानी पहलू हैं उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यानी उपागम यानी अप्रोच, यानी कि क्या अप्रोच है भारत में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको लेकर के उसको समझने का प्रयास। उसके अंदर भारतीय समाज में परिवर्तन एवं रूपांतरण, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके अंदर भारत में सामाजिक रूपांतरण की जो मुख्य प्रक्रियाएं रही, जैसे कि संस्कृतिकरण के माध्यम से लोग परिवर्तन हो रहे हैं। पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो छोटी जातियां होती हैं वो बड़ी जातियों को देख करके अपने जो कल्चर है उनको बदल देती हैं, अर्थात अपने कल्चर को भूल करके, और जो बड़ी बड़ी जातियां हैं या फिर जो बड़े लोग हैं वो जिस प्रकार से शादी कर रहे हैं उसी हिसाब से वो भी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से, तो ये कल्चरलाइजेशन, यानी कि मान लेते हैं कि आप फलाने बगल में हैं और का लड़का कमा रहा है, उसने अपने जो है बारात में डीजे बंधवाया 10,000 रुपए का, तो आप 10,000 रुपए डीजे बंधवाओगे चाहे आपके घर में कुछ होए या ना होए। तो ये इस प्रकार से आपने डीजे बंधवाया, तो वो भी कहीं ना कहीं पे संस्कृतिकरण के जो है अंतर्गत ही आता है। ओके, पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण क्या होता है भाई, पश्चिमीकरण के बारे में हम समझेंगे। पश्चिमीकरण में आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे जो पश्चिमीकरण समझ रहे हैं ना, पश्चिमीकरण यानी कि जो पाश्चात्य लोग हैं, यानी कि जो यूरोप की कंट्रीज है, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, उसके बाद में आप देखेंगे चाहे अमेरिका हो गए, या इसी प्रकार से जो यूरोप की कंट्रीज बहुत सारी, फ्रांस हो गई, इटली, जर्मनी, ये सब हो गई, इन सभी का जो नकल करना हुआ। जैसे कि वहाँ के लोग अगर हाफ जो है लड़कियाँ, पहले आप देखेंगे कि
हाफ का जो है एक प्रकार से पहन करके घूमती थी, या फिर एक प्रकार से आप देखेंगे वहाँ पर दूसरे तरीके से कपड़े पहनने का प्रचलन था। आप देखेंगे अलग अलग तरीके से अंग प्रदर्शन एक प्रकार से वहाँ पर था। और आजकल यहाँ पर देखेंगे भारत में भी आप देखेंगे तो खूब अच्छे तरीके से हो रहा है, कोई उसमें ना रोक है ना कोई टोक है, और अच्छे तरीके से लोग करें। अब इसमें अगर कोई रोकेगा तो बोलेंगे कि ये मेरा जो है स्वेच्छा है, मैं इसे जो है अपने हिसाब से कर रही हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं कुछ भी करूँ, तुमसे क्या मतलब। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं, चूँकि इससे क्या होता है कि एक समाज में एक मानसिकता बन चुकी है कि हाँ जो कपड़े अगर पहने रहेंगे ज़्यादा बेटर लगता है। अगर जैसे मनुष्य बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मान लेते हैं मनुष्य, कहते हैं मनुष्य सबसे ज़्यादा समझदार प्राणी है। तो भाई अगर आप भी ऐसे घूमोगे जो है छोटे छोटे कपड़े पहन करके, तो आप में पशु में कौन सा अंतर रहेगा? मेरा एक ही प्रश्न है। और वैसे मैं किसी पर कर नहीं रहा हूँ, ना किसी को आलोचना किसी कर रहा हूँ, लेकिन जो वास्तविक चीज़ें उसको बता रहा हूँ। अगर आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है कि हाँ भाई अगर आपको पशु से कोई चीज़ अलग बनाता है तो आपके वस्त्र या फिर आपकी जो बोलचाल है या आपकी जो संस्कार है वही करते हैं। और कहीं ना कहीं पे वस्त्र यानी परिसज्जा जो आपकी होती है ये आपके चरित्र का बयान करने लगती है, कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे। तो वस्त्र भी कहीं ना कहीं पे आपके कैरेक्टर का जो एक प्रकार से डिफाइन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप उसी व्यक्ति से बात करना पसंद करते हैं जो अच्छे वस्त्र धारण किए हुए होता है। तो ये चीजें हैं, तो हम समझने का प्रयास करेंगे सभी के बारे में। पश्चिमीकरण के तहत आज भारत के लोग कितने पागल हुए हैं एक प्रकार से, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। आप देखेंगे लड़के लोग फटी पुरानी जींस फाट फाट एकदम से पहन करके घूम रहे हैं आजकल, बाल वाल में बरगंडी लगा घूम रहे हैं, और बाल में देखेंगे 50 कलर लगा करके बाल खड़ियाए हुए, लगता है कि जो है चिड़िया चुन गई है उनका। इसी प्रकार से आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के नए नए जो है ट्रिक आ रही है। अगर आप देखो कि कोनो अगर हीरो हो, अगर वो कोई हीरो या कोई विदेशी व्यक्ति हो, अगर वो क्या करे कि अपना कच्छा पहने, उस कच्छे में भी जो है बेल्ट लगा करके अगर घूम ले एक दिन जूता पहन करके, तो लोग ऐसा भी करना प्रारंभ कर देंगे। कोई से दो राय नहीं है, कुछ भी कोई पहन ले। आप देखेंगे आजकल की जो है हीरोइन या फिर जो अभिनेत्रियां होती हैं या जो अभिनेता हैं अलग अलग प्रकार के ड्रेसेस पहनते हैं, उनको लोग देख करके जो है उसी प्रकार का पहनने लग गए हैं। तो देखो वो बाल कैसा रखा रहे, कैसा बोलते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है आज भारतीय समाज पर। चूंकि साहित्य या फिर जो सिनेमा चलचित्र होते हैं समाज पर जो है प्रकार से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से काफ़ी प्रभाव डालते हैं, और वही प्रभाव आजकल देखने को मिलता है। तो पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण के तहत लोग जो है एकदम से दीवाना है, बिल्कुल लौकिकीकरण, इसी प्रकार से औद्योगिकरण, नगदीकरण, लोकतंत्रीकरण, वैश्वीकरण और उसके बाद में उदारीकरण। आप देखेंगे तमाम प्रकार की जो है ये एक प्रकार से प्रक्रियाएं हैं। इनको मैं एक एक करके विस्तार से आपको समझाऊंगा, मजा आ जाएगा इसको पढ़ने में। विस्तार से मैं एक एक उदाहरण को आपको देने का प्रयास करूंगा, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर समझेंगे तो निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गई होंगी बातें। आगे बढ़ते थोड़ा सा 19वां चैप्टर आपके समक्ष आएगा, अब उसमें राष्ट्रीय एकीकरण में कुछ बाधाएं हैं, जैसे कि जातिवाद हो गया, जाति की राजनीति हो गई, जाति को लेकर के राजनीति आजकल भारतीय समाज में आप देखेंगे कि वोट बैंक की राजनीति हो या इसी प्रकार से कुछ भी हो, तो आप लोग जातियों को एक प्रकार से फेवर करते हैं कि ये मेरी जाति का है, या फिर जातिगत हिंसा कर देंगे या इसी प्रकार तमाम प्रकार की। तो यानी कि जो है अब जो है ऑब्स्टेकल इन नेशनल इंटीग्रेशन जो है कास्ट सिस्टम, मतलब कि कास्टियम एंड पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट, यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ देखेंगे हम। उसके बाद में जातिवाद देखेंगे, जातिवाद का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, जातिवाद को प्रोत्साहन देने वाले कौन कौन से कारक हैं, जातिवाद के दुष्परिणाम कौन कौन से पड़ते हैं, भारत में जो है जाति की राजनीति यानी कि विभिन्न विद्वानों के विचार हम देखेंगे इस पर कि राजनीति में किस प्रकार से जाति को पिरोया जा रहा है, इसके बारे में समझेंगे। और जाति की राजनीति के आधारभूत कारण देखेंगे और परिणाम भी देखेंगे, और जाति के कहीं ना कहीं पे निवारण के उपाय देखेंगे। हम विस्तार से इन सभी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और खास करके आप लोगों ने देखा होगा कि अगर शहर के लड़के कोनो हैं या शहर का कोई व्यक्ति है, तो वो अगर जो है कुत्ता पालेंगे तो डॉगी कहेंगे, पशु से प्रेम कर रहे हैं वो करेंगे। अगर आप जो है गांव में रह करके गाय भैंस अगर चरा रहे हो या गाय भैंस पाले हो तो आप गंवार हो गए। लेकिन अगर वो शहर में रह करके कोई जो है कुत्ता पाले हैं, कोई ये है कोई वो है, तो पशु प्रेमी कहलाएंगे। वो गंवार नहीं कहलाएंगे, वो पशु प्रेमी कहलाएंगे कि हाँ वो पशु प्रेमी हैं, ऐसा है। और गाय भैंस आप चराओगे, उनसे प्रेम करोगे तो वो पशु नहीं है ना, जो कि ऐसा लोग मानते हैं। तो यही सब आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन में पागल है दुनिया। आज भौतिकवादी समाज इतना ज्यादा प्रभुत्व है कि मैं बता रहा हूं आने वाले समय में देखिएगा, अभी ना आप कहीं जाएंगे, ना मैं कहीं जाऊंगा, ना मेरा चैनल कहीं जाएगा। मैं यहीं से दावे के साथ बोल रहा हूं, आने वाला ऐसा समय होगा कि जब भौतिकवादी समाज से लोगों का एक प्रकार से उठेगा
और आजकल आप देखेंगे कि भौतिकवादी समाज, आप देखेंगे आपको कहीं ना कहीं पे सुख सुविधाएं तो खूब प्रदान कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको आलसी बनाता जा रहा है। और आलसी के साथ साथ आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा बीमार भी हो रहे हैं, और आप अलग अलग प्रकार की, नाना प्रकार की बीमारियां आपको हो रही हैं। आपका शरीर आपके कंट्रोल में खुद नहीं रहता, कभी जो है थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा आता है, कुछ करने का जी करता है, तमाम प्रकार की जो है प्रक्रियाएं होती हैं आपके शरीर में। तो ये सब कहीं ना कहीं पे इसी चीज का परिणाम है। आप मतलब उसी जो है आर्थिक समाज में एकदम से खोए पड़े हैं। तो ये चीज है, सबसे बड़ी समस्या आजकल यही है कि लोग रुपए के पीछे सभी भगे हुए हैं, और लोगों को पता है कि अपने घर बनवा लें, ये कर लें, वो कर लें, दुनिया भर का टीम जो भी करना है वो सब कर लें। उसके बाद में होगा क्या कि उन्हीं का जो लड़का होगा वो अपने पिताजी के बारे में भी गलत धारणा बना लेता है। जब आप किसी को ज्यादा वैल्यू देने लगते हो कि हाँ भैया तू ही हो जौन, कुछ और कोई है नहीं दुनिया में, तो वही व्यक्ति आपका सोचिए सबसे बड़ा जो है प्रकार दुश्मन हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति से कभी ज्यादा लगाव जिससे ज्यादा हो जाएगा, वही व्यक्ति आपको एक प्रकार से कहने के लिए पीड़ा प्रदान करेगा। ये आज नहीं, ये जो है बहुत पुरानी बातें हैं, और इसको मैं एक प्रकार से बड़े सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं। तो निश्चित तौर पर किसी के लिए कभी ज्यादा कुछ करना वरना नहीं चाहिए। बस जब तक हो अपनी जिंदगी में खुश रहो, जो कुछ भी करना करोगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आप सोचोगे कि मैं जो है, आप आजकल लोग कमा रहे हैं कि नौकरी चक्कर में पड़े हैं सभी लोग, कि नौकरी किसी तरीके से मिल जाए तो आप चलेगा। वैसे आज मध्य वर्ग के समाज के पास पैसे नहीं है, लोग बेचारे क्या करें, नौकरी ना करें तो करें क्या। सबसे बड़ी बात तो यही है, लोग नौकरी के पीछे इसलिए, अब भारत में लोग मतलब कि जो है पढ़ना, लोग नौकरी के लिए पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मजबूरी है, जनसंख्या ज्यादा है, रुपए है नहीं किसी के पास, गरीबी ज्यादा है, अत्यधिक गरीबी है, तो उसके कारण से पढ़ना पड़ रहा है लोगों को सरकारी नौकरी के लिए। और आप देखेंगे कि नौकरी में भी बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ये हो रहा है, कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी क्या हो रहा है, मतलब दुनिया भर का आप देखेंगे नौटंकी हो रहा है उसमें, ये देखेंगे हमेशा से। तो ये चीज है। तो कहीं ना कहीं पे भौतिकवादी समाज के पीछे लोग पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जिसके लिए आप करोगे वो आपका भी खुद का नहीं होगा, ये निश्चित तौर पर। और जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी, आप बड़े असर पर हो जाएंगे, उसमें भी आपको सेटिस्फेक्शन हो सकता है ना मिले, और बाद में आप सोचें कि कुछ ऊपर ले जाना नहीं है तमाम सारी चीजें। तो हालांकि मैं समझूंगा ये आपका राष्ट्रीयकरण में बाधाएं जातिगत वो चीजें कुछ हैं, उनके बारे में जाति के दुष्परिणाम वगैरह देखेंगे, और विद्वानों के विचार देखेंगे, जाति की राजनीति के आधारभूत कुछ कारण देखेंगे, उनके कुछ परिणाम देखेंगे, और जातिवाद के निवारण के कुछ उपाय जो है विस्तार से, उसके बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपके जातिवाद के निवारण के उपाय हैं, इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। उसके अंदर 20वां चैप्टर आपका होगा सांप्रदायिकता। भारत में सांप्रदायिकता का जो राजनीति तथा नक्सलवाद है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो है सांप्रदायिकता की राजनीति जो भारत में हो रही है उसके बारे में देखेंगे, और नक्सलवाद सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। तो जो है एक प्रकार से कम्युनलिज्म, पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनलिज्म और इन इंडियन एंड जो है नक्सलिज्म, यानी कि जो है नक्सलवाद, तो इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम सांप्रदायिकता के अर्थ को जानेंगे, उसकी विशेषताओं को देखेंगे, सांप्रदायिकता के कुछ कारण होते हैं उन कारणों को समझेंगे, और भारत में सांप्रदायिकता की जो राजनीति है उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास, और जो है सांप्रदायिकता की राजनीति का संक्षिप्त इतिहास देखेंगे, सांप्रदायिकता की राजनीति का आंतरिक और बाह्य पक्ष देखेंगे, सांप्रदायिक राजनीतिक दलों के प्रक्रम देखेंगे, और सांप्रदायिकता के कहीं ना कहीं पे सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम देखेंगे क्या होते हैं, सांप्रदायिकता निवारण के लिए कुछ सुझाव जो है आप दे सकते हैं, तो उन सुझावों के बारे में मैं देने का प्रयास करूंगा। अगर आपसे पूछे कि सांप्रदायिकता निवारण के लिए आप अपने को सुझाव दीजिए, आपसे प्रश्न पूछेगा कि सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता की विशेषताओं को बताते हुए सांप्रदायिकता निवारण हेतु को सुझाव दीजिए। तो ऐसे प्रश्नों का निवारण आपको कैसे करना, तो आपको बताने का प्रयास करूंगा। नक्सलवाद के बारे में हम समझेंगे, नक्सलवाद है क्या, और नक्सलवाद के अर्थ को समझेंगे, और नक्सलवाद का जो है प्रादुर्भाव कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे, उसकी गतिविधियां क्या क्या रही हैं, और उसके कारण और परिणाम क्या क्या हैं, इन सभी मुद्दों को हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नक्सलवाद क्यों बढ़ा, उसका क्या कारण था, और नक्सलवाद का आज परिणाम क्या पड़ रहा है उसको देखेंगे। नक्सलवाद को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आपका कहीं ना कहीं पे सिलेबस यहीं पर समाप्त होता है। तो 20 चैप्टर आपके हैं, इन 20 चैप्टर के माध्यम से आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। तो यही है आपका एक प्रकार से क्या
सिलेबस, जो कि हमने आपके समक्ष विस्तार से बता दिया। तो आप लोगों ने अगर देखा है तो इसको तो आप एक बार लिख लीजिएगा। अगर जो है आप लोग कुछ दिन इसको देख लीजिए सबसे पहले। अगर इस पर जो है आप अच्छी खासी मात्रा में आप लाइक वगैरह कर देते हो, वीडियो को शेयर करते हो सभी दोस्तों के पास और भी लोगों तक पहुंचाते हो, निश्चित तौर पर मैं इसके पीडीएफ को आपके समक्ष टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो आप लोगों देख लीजिएगा। नहीं मैं अपने ये हिंदी में सिलेबस आप विस्तार से यहाँ पर देख सकते हो, क्या क्या पढ़ना है आपको, यहीं पर आप आसानी से पढ़ सकते हो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हिंदी का सिलेबस हमने डाल दिया, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। प्राचीन इतिहास का सिलेबस जल्द ही, संस्कृत साहित्य का सिलेबस, और इसी के साथ साथ आपके जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनके सिलेबस यानी कि भूगोल का सिलेबस जल्द ही मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग उसके लिए जो है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और बताएंगे सर जी किस किस सब्जेक्ट का चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने सब्जेक्ट वगैरह और वो लिखने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दूं कि ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए पाठ्यक्रम है। आपको मैं बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए यही एक पाठ्यक्रम है, तो इसी को आपको पढ़ना है विस्तार से। अगर इतना आप पढ़ लेंगे, निश्चित तौर पर दुनिया का कोई एग्जामिनर ऐसा नहीं हुआ जो आपको अच्छे अंक नहीं देगा। ओके, आपको अच्छे अंक मिलेंगे और आप टॉप भी कर सकते हो। बस आपको इतने चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और आपको टॉप कैसे करना है इसको, मतलब लगभग मैं 5 मॉडल पेपर आपकी मैं सोच रहा हूं कि 5-5 मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट के मैं दे दूं पहले से ही आपको। तो ये लिखित मॉडल पेपर एक हो जाएंगे, मतलब लिखित मॉडल पेपर और ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, दोनों प्रकार के मॉडल पेपर दूंगा, ताकि आपकी परीक्षा चाहे लिखित हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, अभी ये क्लियर नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी लिखित करवाएगी कौन सी ऑब्जेक्टिव करवाएगी। ठीक है, तो जिस भी तरीके से करवाएगी तो मैं दोनों डाल दूंगा और दोनों आप लोग देख लीजिएगा, चाहे लिखित हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। तो उसके हिसाब से आप करिएगा तो बड़े अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा और निश्चित तौर पर आप अच्छे अंक प्राप्त करोगे, यही आशा है। और इसी आशा को लेकर के मैं आपके समक्ष पढ़ा रहा हूं और आपसे उम्मीद है और बहुत सारे बच्चे हमारे प्रथम सेमेस्टर में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, उत्तीर्ण करेंगे अच्छे अंक से, यही आशा है। और बीए सेकंड सेमेस्टर का ये सिलेबस है। आप सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी लोगों को पता चले कि हाँ सिलेबस डिस्कशन करवा दिया गया है। और जल्द ही आपके हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को मैं डिस्कस करूंगा। समय नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था, अब थोड़ा सा समय थोड़ा सा मिल पाया है, लेकिन फिर भी अभी समय कम है। मैं सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में बिजी हूँ। मैं जल्द ही आपके सारे के सारे पाठ्यक्रम को यहाँ पर निपटाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों को जो है इस वीडियो को जरूर दिखाइएगा, यही आपसे हाथ जोड़ करके विनती है और ये निवेदन भी है। और यही गुरु का एक प्रकार से आप गुरु दक्षिणा के तौर पर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा सभी दोस्तों के पास। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।